हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51। हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं यूजीसी नेट फॉरेंसिक साइंस पेपर 2 जून 2023 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। कई सारी वीडियोस में ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। मैंने इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी है ताकि आपकी वीडियोस इधर उधर स्कैटर्ड ना हो, आपको एक जगह पे सारी वीडियोस बैक टू बैक मिल जाए। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके आपको जून 2023 फॉरेंसिक साइंस पेपर 2 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप डिस्क्रिप्शन में भी वो प्लेलिस्ट डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करनी है हमारी क्लासेस तो एप्लीकेशन में क्लासेस भी अवेलेबल है, वहाँ से आप क्लासेस ज्वाइन भी कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 51 से हम वापस से सॉल्व करना शुरू करेंगे। आंसर तो हमें पता चलेगा ही चलेगा, इसके साथ ही साथ हम डिस्कशन भी कर रहे हैं डिफरेंट ऑप्शंस की एंड आंसर्स का। ठीक है, so let's read question number 51. For examination of refractive index of glass fragments, following techniques are used. तो ये कौन सी यूनिट से आ रहा है? ये यूनिट से आ रहा है जो फिजिकल एविडेंसेस वाली यूनिट है, जिसमें आपको पेंट, ग्लास, सॉइल, सीमेंट इस तरीके के टॉपिक्स पढ़ते थे। वहाँ से ये क्वेश्चन आया, उस यूनिट से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, नाउ ऑप्शन है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मेल्ट और हॉट स्टेज माइक्रोस्कोप, मेटल और हॉट स्टेज माइक्रोस्कोप, FTIR GRIM। सो नीचे कॉम्बिनेशंस दिया हुआ है, आपको क्या देखना है? आपको ग्लास फ्रेगमेंट्स का एनालिसिस करना है। ग्लास फ्रेगमेंट में किसका एग्जामिनेशन करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे ही बात आती है आपको ये कंफर्म कर देना है कि ग्रिम तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ग्रिम हम यूज़ करते हैं, एक तरीके का मेथड है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। तो डी ऑप्शन तो है ही है। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें डी है, सो बी एंड डी। सो अलोंग विथ ग्रिम हम मेटल और हॉट स्टेज माइक्रोस्कोप भी यूज़ करने वाले हैं। सो बी एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फ्रेगमेंट्स कैन बी एग्जामिन्ड यूजिंग वेरियस टेक्निक्स। वी नीड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट वंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, एक एक करके हमने देख लिया एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ग्रिम एंड मेटल और हॉट स्टेज माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये क्या है? इट इज अ हॉट स्टेज माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स एंड एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स। टेम्परेचर ऑफ कोर्स जब हॉट स्टेज की हम बात करें तो एलिवेटेड टेम्परेचर से आपको देखने को मिलेंगे। वाइल इट कैन बी यूज टू ऑब्जर्व चेंजिंग इन द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल with temperature, it is not a primary technique for measurement of refractive index. So option B is the correct option. It is the correct option. ठीक है, it is not the primary technique but it is used. ठीक है, इसके अलावा FTI की अगर हम बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये हम यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड अब्जॉर्प्शन इसमें होता है और स्पेक्ट्रम क्रिएट होता है। इट इज़ नॉट डायरेक्ट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस वजह से ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ए इज़ ऑल्सो नॉट अ करेक्ट ऑप्शन क्योंकि हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ नहीं करते हैं, हम मेटल और हॉट स्टेज माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे क्या होता है? इट इज़ नॉट टिपिकली यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। इट इज़ मेनली यूज फॉर हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग of the surface of the material for analyzing the composition of the sample through energy dispersive X-ray spectroscopy EDS के साथ में। ग्रिम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ग्रिम का फुल फॉर्म ही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजरमेंट, दैट इज गोइनोमेट्रिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजरमेंट। It is a technique specifically designed for measuring the refractive index of transparent materials. Glass एक transparent material है including glass, that is used to measure the angle of refraction and function of wavelength और फंक्शन ऑफ वेवलेंथ दोनों को इंक्लूड करके देखा जाता है। दिस इज अ सूटेबल टेक्निक फॉर द मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट्स व्हाई डी इज द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द एनालिसिस। बी एंड डी ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन। बी उतना यूनिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज नहीं करता बट वो डी के साथ है, इस वजह से करेक्ट है क्योंकि ग्रिम इज एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू आइडेंटिफाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। ठीक है,
इस वजह से Mettler hot stage microscope and Grimm is the correct answer. Let's move to next question. Question number 52. Isopolar pollen grains have identical proximal pole, oblate pole, distal pole and prolate pole. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस दिए हुए हैं. Isopolar pollen grains are those in which poles have the same or very similar shapes or structures. ठीक है, धीरे धीरे करके देख लेते हैं. व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर? व्हाट इज प्रॉक्सिमल पोल? इट इज रेफर्स टू द पोल ऑफ पोलन ग्रेन दैट इज क्लोजर टू द center or attachment point of the grain to the plant. If isopolar pollen grains have identical poles, it means that both the proximal poles should be the same or are the same. Okay, next we have oblate poles. So oblate means flattened or compressed along one axis. If isopolar pollen grains have identical poles, it means that have both oblate poles are the same. ठीक है, डिस्टल पोल की अगर हम बात करें, सो डिस्टल पोल इज द पोल दैट इज अपोजिट टू द प्रॉक्सिमल पोल. ठीक है, सेम सेंटेंस यहाँ पे एडेड है. देन प्रोलेट पोल मीन्स elongated along one axis. This is not mentioned in the question. It doesn't relate to the concept of the isopolar pollen grain. So in observations के according A and C is the correct option. Isopolar pollen grains have identical proximal poles and identical distal poles. Proximal poles और distal poles दोनों ही A और C is the correct option. ये दोनों ही identical होंगे. A and C option number 2, proximal pole and distal pole, right? Next question is question number 53. So question number 53 solve करने से पहले one quick reminder that we have classes for UGC NET Forensic Science paper 2 along with paper 1, that we have 2 different types of courses हमारे ऐप में. ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. एक तो स्टडी मटेरियल कोर्स, दूसरा वीडियो लेक्चर कोर्स. तो स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको लाइव लेक्चर्स और वीडियो लेक्चर्स नहीं मिलेंगे. इसके अलावा सारी चीज़ें आपको अवेलेबल रहेंगी. वीडियो लेक्चर कोर्स में क्या होगा? वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, लाइव लेक्चर्स आपको मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगी. पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए आपको किसी भी तरीके की बुक को रेफर करने की ज़रूरत नहीं है. इतना यूनिकली हमारे नोट्स बनाए गए हैं. इसके अलावा यूनिट वाइज टेस्ट आपको मिलेगा. पेपर 1 पेपर 2 दोनों के ही 10 यूनिट्स है. दोनों के 10 यूनिट्स के यूनिट टेस्ट मिलेंगे. 150 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, क्योंकि 150 क्वेश्चंस नेट में पूछे जाते हैं. हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, तो दैट मेक्स 300 मार्क्स. ठीक है, एंड इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व मिलेंगे पिछले 10 साल के. दिस इज एब्सोल्युटली इनफ एंड सफिशिएंट to crack your JRF examination as well. So if you are preparing for UGC NET Forensic Science examination, so join our classes to crack the examination and take your JRF seat. Okay, so everything is there in the application. Link is in the description. If you have any question, query or anything, you can text me. WhatsApp support number आपको description में मिल जाएगा. Okay, let's move to next question. Question number 53. For dispatch of mobile phone devices, which of the following bags are used? Anti-static bags, paper bags, polymer bags, electrostatic bags. अब यहाँ पे evidences collection processing की बात हम कर रहे हैं, collection transportation की बात हम कर रहे हैं. मोबाइल फ़ोन devices अगर हम यूज़ करते हैं तो किस तरीके के बैग्स में उसे हम पैक करते हैं? 4 चीज़ यहाँ पे बताई हुई हैं, and then we have to choose the correct combination. So यहाँ पे देख लेते हैं. To dispatch mobile phone devices, it is important to consider the protection of electronic components from static electricity and physical damage. ठीक है, किससे हमें बताना होता है? प्रोटेक्शन किससे देना होता है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से बचाना होगा. अब हम देखेंगे व्हाट इज एंटी स्टैटिक बैग. एंटी स्टैटिक बैग्स आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, जिसे हम कहते हैं ESD. दे आर वेरी एसेंशियल फॉर हैंडलिंग सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक मोबाइल फोन्स, एज ESD कैन डैमेज और डिस्ट्रॉय इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स. सो यूजिंग एन एंटी स्टैटिक बैग is a good practice. So
इसको हम एक वोट दे देते हैं, बिकॉज हमें किससे बचाना होता है, हमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बचाना है, जो कि एंटी स्टैटिक बैग बचाएगा, पेपर बैग नहीं बचाएगा। सो हम इसे पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं, बिकॉज पेपर बैग्स आर नॉट टिपिकली यूज्ड फॉर डिस्पैचिंग मोबाइल फोन डिवाइसेस बिकॉज दे डू नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट प्रोटेक्शन, ठीक है, from static electricity and physical damage. Polymer bags. So polymer bags can refer to various type of plastic bags. While plastic bags may provide some physical protection, they do not offer the same level of ESD protection, जिसका full form अभी हमने पढ़ा था, that is electrostatic discharge protection as anti-static bags. So using a plain polymer bag is not recommended for mobile phone dispatch. ठीक है, इसको भी reject कर दो. Electrostatic bag are similar to anti-static bags. They are designed to protect electronic components from electrostatic discharge. They are suitable for handling and dispatching electronic devices including mobile phones. तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? A and D is the correct आंसर. कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 A and D is the correct आंसर. Okay. Next question, question number 54. The structure of fristule of diatom is. So आपको पता है diatoms क्या होते हैं? ये algae होते हैं, photosynthesis भी करते हैं, but ये अपने सिलिका बॉक्स में होते हैं, जिसे हम कहते हैं फ्रिस्ट्यूल. ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको उनके ही थ्रू करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस चूज करने हैं. सिमेट्रिक, क्रिस्टलाइन, नॉन सिमेट्रिक, नॉन क्रिस्टलाइन. तो आपको ये पता होगा ही कि ये क्रिस्टलाइन होते हैं, है ना. जो डाइटम्स होते हैं, हम ऐसा पढ़ते हैं कि एक सोप लाइक बैग में ये फिट होते हैं, जिसे हम कहते हैं फ्रिस्ट्यूल, जो कि क्रिस्टलाइन होंगे. अब बी तो कंफर्म है, यहाँ पे बी ए के साथ आ रहा है, बी सी के साथ आ रहा है. सो सी इज नॉन सिमेट्रिक एंड ए इज सिमेट्रिक. तो आपको ये बताना है इट इज सिमेट्रिक और नॉट. एज फार एज आई नो डाइटम सिमेट्रिक होते हैं डाइटम्स. सो करेक्ट आंसर सिमेट्रिक और क्रिस्टलाइन ही होना चाहिए. फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए. डाइटम्स आर टाइप ऑफ माइक्रो एल्गी in their fristule, which are the silica based cell walls. They have distinct and intricate structures, जिसे हम कहते हैं फ्रिस्ट्यूल. सिलिका से बने होते हैं और इसे हम यही ही डायटोमेशियस अर्थ भी बनाते हैं, जो ओशन में होते हैं. ठीक है. सिमेट्रिक, डायटम्स फ्रिस्ट्यूल एग्जिबिट अ हाई डिग्री ऑफ सिमेट्री. मैंने बोला ना, दे आर सिमेट्रिक. सिमेट्रिक होते हैं ये. जब आपने ना ये स्कूल में भी पढ़ा होगा, क्लास 11th में जब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो हमने इसे भी पढ़ा है, डाइटम्स को भी पढ़ा है. ये एल्गी वाले एरिया में आते हैं, एल्गी वाले ग्रुप में आते हैं, और ये सिमेट्री फॉलो करते हैं. दे आर हाईली सिमेट्रिक. इनफैक्ट दे आर ऑल्सो नोन फॉर देयर रिमार्केबल जियोमेट्रिक सिमेट्री. बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइजली सिमेट्रिक होते हैं. विच इज़ ऑफन रेडियल और बायलेटरल. रेडियल भी हो सकते हैं, बायलेटरल भी हो सकते हैं. रेडियल सिमेट्री क्या होती है? रेडियल सिमेट्री वो होती है कि जब किसी भी प्लेन से आप उसे कट करोगे तो इक्वल हाफ्स में वो डिवाइड हो जाएंगे. दिस इज रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री. और बायलेटरल क्या होता है? या तो इस तरीके से डिवाइड होंगे इनटू टू इक्वल हाफ्स, और या तो फिर इस तरीके से डिवाइड होंगे इनटू टू इक्वल हाफ्स. तो रेडियल सिमेट्री भी शो करेंगे, बायलेटरल सिमेट्री भी शो करेंगे. This symmetry is a prominent characteristic feature of diatom fristule. Crystalline. Diatom fristules are not crystalline in structure. They are made up of amorphous silica. Okay, I think I am wrong here. ठीक है. किससे बने होते हैं? सिलिका से बने होते हैं. अभी मैंने बताया इनका फ्रिस्ट्यूल सिलिका से बना होता है, मीनिंग दे लैक अ वेल डिफाइंड क्रिस्टलाइन लेटिस स्ट्रक्चर. इंस्टेड डायटम फ्रिस्ट्यूल हैव intricate and often ornate patterns that result from the arrangement of amorphous silica. ठीक है. Then we have non-symmetric. As mentioned earlier, diatom fristules are characterized by their symmetry. So that's why they are not asymmetric. ठीक है, सिमेट्री फॉलो करते हैं. नॉन क्रिस्टलाइन, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. डायटम फ्रिस्ट्यूल्स आर इंडीड नॉन क्रिस्टलाइन एज दे लैक द ऑर्डर एंड repeating atomic structure typically associated with crystalline materials. So A and B is the correct answer. Wait a minute. A and C. ओके, सो यहाँ पे ए और बी इस वजह से करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इसका जो
एग्जैक्टली केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिस्टलाइन नहीं है, बट इनके जो इंट्रिकेट पैटर्न्स होते हैं उस वजह से इसे क्रिस्टलाइन रेफर किया गया है, क्योंकि सिमेट्रिक तो होते हैं, एक्सक्लूसिवली सुपर सिमेट्रिक होते हैं, तो ए के साथ बी है या फिर बी के साथ सी है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन एक साथ नहीं हो सकते। क्रिस्टलाइन और वेट अ मिनट, हाँ बी एंड सी, इट शुड बी द करेक्ट आंसर, बी एंड सी ओनली इज द करेक्ट आंसर। इसको रिकरेक्ट कर लो, आई थिंक कोई मिस्टेक यहाँ पे हुई है। ओके ओके सो ओके सो ये रिकरेक्ट कर लेना। मैंने कई सारे रिसर्च पेपर में पढ़ा है जो कि डायटम से रिलेटेड है, दे कॉल इट सेमी क्रिस्टलाइन, ये याद रख लेना, दे आर सेमी क्रिस्टलाइन, ठीक है। सो इसको बी एंड सी ओनली कर लो। ओके एंड थोड़ा डाइसी क्वेश्चन है, बट स्टिल वी आर गोइंग विद बी एंड सी, एंड दैट can be the most suitable and correct answer for this question. Let's move to question number 55. Which of the following are behavioral biometrics? तो behavioral biometrics आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जिनमें से आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है। सिग्नेचर ऑर्डर, keystone dynamics, lip motion and skin reflectance, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन के कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे चूज करने हैं, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ACND only, ACND only, ACD only, that is A is signature, C is keystone dynamics and D is lip motion। ये behavioral biometrics है, A, C and D. Now let's go through it. Behavioral biometrics are a type of biometrics that is the authentication that uses unique patterns of behavior or action for identification। आपके behavior और आपके unique action को identify करना is a part of behavioral biometrics। signature क्या, it can be considered as a form of behavioral biometric because they capture the unique way of individual rights and draws, ठीक है। ओडर इज़ नॉट कंसिडर्ड एज बिहेवियरल बायोमेट्रिक, ठीक है, क्योंकि ये इसके थ्रू आपका बिहेवियर नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इट हैव यूनिक बॉडी odors, इट इज़ नॉट कॉमनली यूज फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पर्पसेस। keystone dynamics appears to be a typo or a term not commonly used for biometrics. In biometrics, it is possible that it is meant to refer keystroke dynamics, which is indeed a form of behavioral biometric. Keystroke dynamics involve analyzing the typing patterns and rhythm of individuals when they type on a keyboard। जब वो कीबोर्ड में टाइप करते हैं तो इनका एक यूनिक पैटर्न होता है टाइप करने का, ठीक है। चाहे आप फ़ोन में टाइप कर रहे हो, चाहे आप लैपटॉप में टाइप कर रहे हो ना, हमारा एक पैटर्न होता है। कई लोग एक ही हाथ से करते हैं, अपने एक थंब से करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों थंब से करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कभी एक थंब यूज़ करेंगे फिर दूसरा थंब यूज़ करेंगे, सिंक अलग अलग होता है, तो ये भी एक तरीके का बिहेवियरल बायोमेट्रिक हुआ। लिप मोशन कैन बी कंसीडर्ड एज अ बिहेवियरल बायोमेट्रिक बिकॉज इट इन्वॉल्व्स कैप्चरिंग एंड एनालाइजिंग द यूनिक वे इंडिविजुअल मूव देयर लिप्स व्हेन स्पीकिंग ड्यूरिंग सर्टेन टास्क्स। स्किन रिफ्लेक्शन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स। किस भी तरीके से अगर आपकी स्किन फिजियोलॉजिकली रिफ्लेक्ट कर रही है, एक तरीके का फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर है, ठीक है। इस वजह से ACND ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ लेवल 3 फीचर्स इन ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन? स्वेट पोर्स, edges of the ridges, ridge orientation, singular points, incipient ridges, incipient ridges। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस है, सो हम देख लेते हैं व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन। इन ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जैसे हम AIFS कहते हैं, लेवल 3 फीचर्स रेफर टू द मोर डिटेल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मिनिएट ऑफ फिंगरप्रिंट पैटर्न दैट आर यूज्ड फॉर fingerprint
आइडेंटिफिकेशन, प्रिसाइज आइडेंटिफिकेशन, बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज, ठीक है। स्वेट पोर्स आर नॉट टिपिकली कंसीडर्ड एज लेवल 3 फीचर्स, दे आर लेवल 1 फीचर, मार्क कर लो इसको। स्वेट पोर्स कौन से लेवल पे आते हैं, लेवल 1 फीचर, और हम बात कर रहे हैं लेवल 3 की, विच आर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑन फिंगरप्रिंट पैटर्न। नेक्स्ट, रिजेस, edges of the ridges. The edge of ridge also as a ridge contour can be considered as level 3 feature because they provide additional details about fingerprint pattern beyond the basic ridge flow. Basic ridge flow किसमें, level 1 में, इसको भी याद रखना है। ridge minuate या miniature जिसे हम कहते हैं minuate, सो वो लेवल 2 में आता है, इसको भी याद रख लो, बट हम बात कर रहे हैं लेवल 3 की। सो एजेस ऑफ द ridges comes under level 3 फीचर्स। रिज ओरिएंटेशन इज कंसीडर्ड एज लेवल 2, ये भी मार्क कर लो, लेवल 1 मार्क कर लो, लेवल 2 और लेवल 3 में क्लासीफाई कर लो कि कौन कौन सी चीज़ें इन लेवल्स के अंदर आ रही हैं, ठीक है। रिज ओरिएंटेशन लेवल 2 के अंदर आएगा बिकॉज इट डील्स विद द ओवरऑल फ्लो एंड डायरेक्शन ऑफ रिच पैटर्न्स इन द फिंगरप्रिंट। नेक्स्ट मूव करेंगे सिंगुलर पॉइंट्स। सिंगुलर पॉइंट्स सच एज कोर पॉइंट एंड डेल्टा पॉइंट्स आर लेवल 2 फीचर, इसको लेवल 2 में कोट कर लो। They are important landmarks in fingerprint analysis but are not as detailed as level 3 features, तो ये level 3 feature में नहीं आएंगे। Next, incipient ridges. Incipient ridges refers to beginning and ending of the ridge in a fingerprint. These can be considered as level 3 features because they provide fine grained details about a ridge pattern. तो ये आ गया level 3 में, ridge के एज आ गए लेवल 3 में। सो BNE इज द करेक्ट आंसर। ए को भी हमने लेवल 3, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है ना उसके साथ ए रहा है, इस वजह से ABNE कम्स अंडर लेवल 3 फीचर्स, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। द फीचर that characterized STOP manner of articulation production are साइलेंट गैप, बी को यहाँ होना चाहिए था बट यहाँ पे है नॉइज बर्स्ट, वॉइस ऑनसेट टाइम, राइज एंड फॉल टाइम्स, इंसिडेंटल डिफरेंसेस, यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन है। द फीचर्स दैट कैरेक्टराइज स्टॉप, दैट इज अ मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, ठीक है। द फीचर दैट कैरेक्टराइज स्टॉप साउंड्स इन स्पीच प्रोडक्शन विच आर अ मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन इंक्लूड्स फॉलोइंग, क्या, साइलेंट गैप। Stop sounds are characterized by a brief period of silence. This is known as silent gap during the production when airflow is blocked or restricted in the oral cavity before release of that sound. ठीक है. Noise burst. When the stop sound is released, there is often a sudden burst of noise as airflow is released, which is characteristic of stop consonant. Next, voice onset time. Voice onset time, that is VOT, is a crucial acoustic feature for distinguishing different stop sounds. It refers to the time interval between the release of the stop and onset of vocal cord vibrating, that is voicing. It helps differentiate between voices and voiceless stops. Next, we have rise and fall times. Rise and fall times typically refer to the time when it takes for the amplitude, that is loudness of the sound, to rise or fall. While this is relevant in speech, perception, it is not as directly associated with stop sound as the other features, ठीक है। So इसको हम eliminate कर देते हैं। Then we have incidental differences. Incidental differences does not describe a specific feature of stop sound in speech production. It is not relevant in this context. इसको भी eliminate कर दो। So correct answer for this is A, B and C only, ठीक है, A, B and C only. Let's move to the next question, and that is question number 58. Which of the following materials are used as a release agents during casting of shoe print? Talcum powder, silicone spray, woods metal, color spray, print. कॉम्बिनेशंस आपके पास हैं यहाँ पे आंसर्स के। आंसर देख लेते हैं कि कौन सा करेक्ट आंसर है। लेट्स मूव द करेक्ट आंसर, दैट इज A and B. A and B is the correct answer. A and B, that is talcum powder or silicone spray.
ठीक है. Releasing agents are substances that is used to prevent one material from sticking to another during various processes, including casting. In the context of casting of shoe print, release agents may be used to facilitate the process. Is talcum powder. Talcum powder is a common release agent that is used in various casting processes, including shoe print casting. आपने यूनिवर्सिटी में शू प्रिंट कास्ट भी किया होगा, जो हम प्रिमिटिव मैनर में कास्टिंग करते हैं, तो उसमें टैल्कम पाउडर हम यूज़ करते ही करते हैं. दैट इज़ अ रिलीज एजेंट जिसमें डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते. इट हेल्प्स प्रिवेंट द कास्टिंग मटेरियल्स फ्रॉम स्टिकिंग टू शू प्रिंट एंड एड्स इन अचीविंग अ गुड डिटेल्ड impression of that shoe print. Next we have is silicone spray. Silicone spray is another effective release agent that can be used in casting shoe print. It provides a thin lubricating layer that allows for easy release for the casting material from the shoe print, और अच्छे details आपको ये बना के देता है. Wood metal is not typically used as a release agent. वुड मेटल हम यूज़ करते हैं कास्टिंग के लिए, बट इट इज़ नॉट अ रिलीज एजेंट फॉर शू प्रिंट कास्टिंग. इट इज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट अलॉय ऑफन यूज्ड इन मेटल कास्टिंग एंड अदर एप्लीकेशंस. ठीक है. कलर स्प्रे प्रिंट ये भी रिलेटेड नहीं है आपके रिलीजिंग एजेंट से. दैट्स वाई ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर. Question number 59. Which of the following inks get bleached or immediately changes or get removed from the document by the action of oxalic acid? Iron Nadgal inks, Nigrosine inks, Logwood inks, Indian inks. Combination of answers दिए हुए हैं and correct answer for this question is A and C only. कौन कौन सा? A and C. Logwood inks and Iron Nadgal inks. Oxalic acid is a chemical compound that is known for its bleaching and decolorizing agent. याद करो oxalic acid, जो oxalic acid है, जब आप स्कूल में केमिस्ट्री के जब प्रैक्टिकल्स करते थे तो हम टाइट्रेशंस में भी यूज़ करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट और डीकलराइजिंग प्रॉपर्टीज़ इसमें होती है. नाउ लेट्स सी व्हाट आर दी इंक्स जिसको ये डीकलराइज कर देता है. Iron Nadgal inks are based on the reaction between tannic acid that comes from Nadgal and iron salts. They are typically not removed or bleached by oxalic acid. ये oxalic acid से bleach नहीं होते हैं. Wait a minute. Question एक बार फिर से पढ़ेंगे. Which of the following inks bleached or immediately changes or get removed from the document by the action of oxalic acid? Okay. Iron Nadgal ink are typically not removed or bleached by oxalic acid. तो इसको eliminate कर दो. Nigrosine inks are synthetic inks that are usually not affected by oxalic acid. Logwood inks are made from logwood extracts and are sometimes referred as iron gall inks. Iron gall inks, including logwood inks, are known to be affected by oxalic acid. They can be bleached or discolored by the action of oxalic acid. So this is the correct option. Indian inks, also known as Indian ink or Indian ink or India ink, are typically not affected by oxalic acid. ठीक है. Based on the information which is provided, A and C is the correct option. So सबसे correct answer C ही है, but A के साथ ये क्यों आ गया? Because A के साथ B आ रहा था, B के साथ like A के साथ C और A के साथ B था. B is strongest इंक जिसका बिल्कुल भी असर नहीं होता है, इस वजह से हमने ए को इंक्लूड करा है. ए एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जर्वेशन. ठीक है. द मोस्ट रेलिवेंट आंसर वी कुड गेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर. Retouching can be seen anywhere in the strokes. Retouching of strokes does not have extra ball pen grooves and strokes. ये तो हो ही नहीं सकता. If in forged writing, the retouchings are made in concealed manner. Retouching were observed to be done with a different pen and ink. Retouching show uniformity in their outer margins. So इसमें से correct statements को आपको choose करना है. यहाँ combination of answers हैं. इसका correct answer है statement A suggests that it can be seen anywhere in the strokes. Wait a minute. हमें evaluate करना पड़ेगा. Retouchings can be seen anywhere in the stroke. This statement suggests that retouching can be observed anywhere within the stroke
ऑफ द राइटिंग, ऐसा नहीं है, हर जगह नहीं दिखेगी रीटचिंग आपको. रीटचिंग ऑफ स्ट्रोक्स डू नॉट हैव एक्स्ट्रा बॉल पेन ग्रूव्स एंड स्ट्रोक. दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स दैट रीटचिंग डू नॉट इंक्लूड एडिशनल बॉल पेन ग्रूव्स एंड स्ट्रोक्स. होता है, होते हैं एडिशनल बॉल पेन ग्रूव्स एंड स्ट्रोक्स रहेंगे रीटचिंग में. इन फॉर्ज राइटिंग द रीटचिंग आर मेड इन अ कंसील्ड मैनर. हाँ, कंसील्ड मैनर में ही बनाए जाते हैं. अगर नहीं बनाएंगे कंसील्ड मैनर में तो दिख जाएगा ना, तो कोशिश तो करते हैं बट हम फिर भी उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं. रीटचिंग वेयर ऑब्जर्व्ड टू बी डन विद अ डिफरेंट पेन एंड इंक. ऐसा नहीं होता है, ठीक है. सेम टाइप ऑफ पेन, सेम टाइप की इंक से कोशिश करी जाती है रीटचिंग करने की. रीटचिंग शोज यूनिफॉर्मिटी इन देयर आउटर मार्जिन्स नहीं. सो बी एंड सी इज द मोस्ट रेलेवेंट. बी एंड सी इकट्ठे किस में है? ओके, बी एंड सी. ओके, ए बी एंड सी, ए को भी इंक्लूड कर दो. रीटचिंग कैन बी सीन एनीवेयर इन. हाँ ऑफ कोर्स, यस 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 यस. हर जगह नहीं होगी, कहीं पे भी हो सकती है, बट आप डिसाइड नहीं कर सकते कि एक पर्टिकुलर जगह पे ही होगी रीटचिंग. सो कहीं पे भी आपको मिल सकती है. एंड दीज टू स्टेटमेंट्स आर देयर. सो करेक्ट आंसर इज ए बी एंड सी. Okay, so that's about it everyone. So हमने 10 questions cover कर लिए हैं. So if you guys are interested to join our classes for UGC NET Forensic Science Paper 2, then you can join our classes. Link description में है ऐप की, वहाँ से जाके आप classes join कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगी अमेजिंग वीडियो लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, PDF नोट्स, यूनिट वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट और प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, सॉल्व पेपर्स एंड इसी तरीके का डिस्कशन भी आपको मिलेगा. So don't forget to join our classes and crack your upcoming UGC NET JRF examination with us. Thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.